हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर कार्यकाल की बात की जाए या इसका समयावधि की बात की जाए तो इसका समय युद्ध होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल हो सकता है। अगर आपसे एग्जाम में दूसरी तरह से दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल के बारे में पूछे तो कैसे पूछ सकता है, एक बार उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी तरह ऐसे पूछ सकता है, दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश शासन करते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा। दूसरा पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश शासन करते हैं उनका क्रम पूछ सकता है। उसके बाद अगली तरह से क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा फंसा के या उलझाने की कोशिश करे तो अगला क्वेश्चन हो सकता है, क्या गुलाम वंश के शासनकाल से लोधी वंश के शासनकाल के बीच के समय को दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कह सकते हैं। या ऐसा अगला वो पूछ सकते हैं कि गुलाम वंश के शासनकाल से लेके मुगल काल के प्रारंभ के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अगर दूसरी तरह से और कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समय को क्या दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहा जाता है, ऐसे पूछ सकते हैं। फिर अगला कह सकते हैं, क्या गुलाम वंश के शासनकाल से लेके लोधी वंश के शासनकाल का जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है तो दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, साथ ही साथ लोधी वंश का पतन होता है। ऐसे भी क्वेश्चन कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे मध्यकालीन इतिहास से। हम लोग अब दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंश शासन करते हैं, एक बार उन 5 वंशों के बारे में जान लेते हैं। वे 5 वंश कौन-कौन से होते हैं और उनका कौन-कौन सा क्रम होता है। ये 5 वंश होते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश शासन करते हैं, उसके बाद खिलजी वंश शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं, उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं और अंत की जो सबसे अंतिम वंश शासन करता है वह होता है लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंश होते हैं और ये इनका क्रम होता है शासन करने की भी। इस तरह ये 5 वंश शासन करते हैं। इन 5 वंशों को हम लोग बारी-बारी से एक-एक करके इनका अध्ययन करेंगे, जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। हम उनको अध्ययन करेंगे, लिखते रहेंगे और उसको रिवीजन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए वह गलत ना हो सके और उस क्वेश्चन को हम सही कर सकें। ये था। इसके साथ ही साथ जो ये 5 वंश हैं, इन 5 वंशों में अभी तक हम लोगों ने 2 वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वे 2 वंश कौन-कौन से? गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम लोग जिस वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वह वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से है? 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। कितना? 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। अगर इसके शासनकाल की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत पे यह एक ऐसा इकलौता वंश है जो सबसे अधिक शासन करता है। शासनकाल की दृष्टि से देखेंगे तो आप, ये तुगलक वंश जो होता है सबसे अधिक शासन करता है। और क्रम के हिसाब से देखेंगे तीसरा नंबर और शासनकाल की दृष्टि से देखेंगे तो पहला स्थान तुगलक वंश का आता है। अब इतना जब जानने के पश्चात हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस वंश के संस्थापक कौन थे। वे कौन महापुरुष थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना करते। वे महापुरुष कह सकते हैं या वे शासक कह सकते हैं या वह सुल्तान थे गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद अगला सुल्तान कौन होता है इस वंश का? दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं जो सबसे शिक्षित शासक होता है वह अगला सुल्तान बनता है, वह होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन होते हैं? अगले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी हम लोग सामान्य जानकारी जान चुके हैं, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से थे। अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कब से बताया गया? 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल आपको बता दिया गया है। अब इसके साथ साथ हम लोग अभी तक जान रहे हैं कि इन्होंने ऐसी कौन सी नीतियाँ लाई जिससे इनकी नीतियाँ विफल हुई और इनके साम्राज्य में इनके खिलाफ मतलब विद्रोह का माहौल हो गया। इन सब के बारे में देख रहे थे। एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा कल की क्लास में हम लोग जो 1-2 पॉइंट छूट गया था उसको देखते हैं। कल की क्लास में आपको बताया गया था, जैसे जब उन्होंने मोहम्मद, यहाँ लिख दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। कल की क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रकार का सिक्का जा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पे क्या करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे अपने सिक्कों पे क्या लिखवाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह
जिल्ली अल्लाह। जिल्ली अल्लाह उपाय या कह सकते हैं अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपने सिक्के पे क्या अंकित करवाते हैं? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। इसका तात्पर्य होता है खुदा का वह इसका तात्पर्य होता है वह खुदा का प्रतिछाया होता है। इसका यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? खुदा का प्रतिछाया, खुदा का प्रतिछाया। ये अपने आप को मानता था या कह सकते हैं उन्होंने अपने जो मुद्रा चालू किया था या मुद्रा जो प्रचलन में थी उस पे ये शब्द अंकित करवाया। एक सुल्तान देखा जाए तो कोई भी शासक होता था, 2 कार्य सबसे पहले करता था। एक तो वो अपने नाम का सिक्का जारी करवाता था और अपने नाम के साथ-साथ खुतबा पढ़वाता था। ये सुल्तान का सबसे एक प्रमुख लक्षण होता था। इसके साथ-साथ जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कह सकते हैं अगला पॉइंट यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ लिख देते हैं सीधा तुगलक ने जो सोने का सिक्का जो सोने के सिक्के जारी करवाए थे जो सोने के सिक्के उन्होंने जारी करवाए थे, जो उन्होंने सोने के सिक्के जारी करते हैं, जो इब्न बतूता होते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इब्न बतूता। इब्न बतूता इन सिक्कों को दिनार नाम देते हैं। क्या देते हैं? दिनार, दिनार नाम देते हैं। कौन से सिक्के हैं? जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जो सिक्के प्रारंभ करते हैं या प्रचलन में लाते हैं, उन सिक्कों को जो सोने के सिक्के प्रचलन में आते हैं, उन सिक्कों को इब्न बतूता जो एक मोरक्को के कह सकते हैं मोरक्को के निवासी थे, वो भारत में यात्रा वृत्तांत पे आते हैं या एक अपनी यात्रा करने के लिए आते हैं, यहाँ कुछ सीखने के लिए। उन्होंने अपने पुस्तक में भी लिखा है और साथ-साथ इब्न बतूता ने उनके जो सोने के सिक्के चलाए थे, उनको किस नाम से जानते हैं? दिनार नाम से अंकित करते हैं। ये आपको कल की क्लास में बताया और उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसी कौन-सी योजना थी जो उन्होंने अपने प्रजा के हित में कर रहे थे, लेकिन वे प्रजा के हित में ना होकर बल्कि वे विफल हो रही थी, जिससे जो साम्राज्य का राजकोषी था या कह सकते हैं जो उनका धन था, जो साम्राज्य का धन था वह घटता जा रहा था या उनका कहते हैं साम्राज्य का खजाना खाली होता जा रहा था। इसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी थे, एक इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने वे 5 प्रमुख इस योजना का उल्लेख करते हैं। यहाँ लिख देते हैं बर्नी ने तुगलक के 5 प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हैं। योजना का उल्लेख करते हैं। एक बार वे 5 प्रमुख योजनाएँ कौन-कौन थी उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद वही 5 योजनाओं को जो ये योजनाएँ बताते हैं वही देखा जाए तो आगे चल के विफल होती गईं। जैसे अभी हम लोग आपको बताएँगे इसके बाद वाले में देखिए, पहले उन योजनाओं को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक-एक करके उनके बारे में देखते हैं। पहली योजना उन्होंने बताई थी, पहली योजना जैसे यहाँ लिख देते हैं, उन्होंने बताया था कि दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, कर वृद्धि। और दूसरी कौन-सी बताते हैं? दूसरी बताते हैं उन्होंने राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। दूसरी कौन-सी बताते हैं? उन्होंने राजधानी परिवर्तन बताते हैं। उसकी तीसरी जो उनकी योजना थी कौन थी इसके बारे में तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा जारी करना। कौन सी किस थी? सांकेतिक मुद्रा जारी करना। सांकेतिक मुद्रा जारी करना, ये तीसरी थी। चौथी जो उन्होंने योजना बताते हैं कौन सी होती है? चौथी योजना देखिए खुरासान पे आक्रमण। कौन था? खुरासान पर आक्रमण। आखिरी उन्होंने कौन सी योजना का वर्णन करते हैं देखते हैं। उन्होंने जो 5वीं योजना बताते हैं ये कह सकते हैं जो आखिरी थी कराची का अभियान। कौन था? कराची की तरफ अभियान। कराची की तरफ अभियान। कराची की तरफ अभियान ये था। इन्होंने ये जो कौन तो बताते हैं बर्नी जो थे तुगलक वंश के 5 प्रमुख योजनाएं बताते हैं और ये 5 योजनाएं देखा जाए तो आगे चल के विफल होती हैं। कैसे विफल होती हैं कल की क्लास में आपको
जो राजधानी परिवर्तन बताया गया था, कैसे उन्होंने राजधानी परिवर्तन करते हैं। पहला देखिए, यहाँ से देख लीजिए, राजधानी परिवर्तन करते हैं तो क्या-क्या उनको दिक्कतें आती हैं, ये आपको बताया गया था। सबसे पहले जैसे आप राजधानी परिवर्तन करेंगे तो कई दिक्कतें आएँगी। उन्होंने आखिर राजधानी परिवर्तन क्यों किया था, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि उस समय देखा जाए तो जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से ही मंगोल आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो पहला होता है अहम, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए क्या होता है? मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए आक्रमण से बचने के लिए तो उन्होंने राजधानी परिवर्तन करता है। और दूसरा आपको बताया गया था, दूसरा जैसे देखा जाए तो जो उनका साम्राज्य था उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत के बीच में साम्राज्य था। अब इन दोनों कह सकते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के साम्राज्य को संचालन करने के लिए अगर बीच में आप अगर अवस्थित रहेंगे तब आप कह सकते हैं कि जो साम्राज्य होगा उसका संचालन कर सकते हैं। अगर आप एक किनारे पे अवस्थित रहेंगे तो पूरे साम्राज्य का संचालन करने में काफ़ी दिक्कत रहेंगी। इसी वजह से उन्होंने उत्तर भारत से मध्य भारत की तरफ उत्तर भारत से मध्य भारत के उत्तर भारत से मध्य भारत की तरफ मध्य भारत की तरफ मध्य भारत की तरफ प्रस्थान किए हैं, प्रस्थान करते हैं। और उसके साथ-साथ जो इब्न बतूता होते हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखते हैं कि जो साम्राज्य कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के लोग थे, इनके बारे में अपमानजनक, यहाँ अगले लिख देते हैं अपमानजनक पत्राचार, अपमानजनक पत्राचार। और उसके बाद अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि जैसे जब कोई भी राज्य या कोई भी राजा होगा जो साम्राज्य में अपने राजधानी परिवर्तन करेगा तो कई दिक्कतें आएँगी। जैसे जो वहाँ के निवासी होंगे उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। कह सकते हैं कि जब विस्थापित होंगे तो उनके जो सगे-संबंधी होंगे उनकी दूरियाँ बढ़ेंगी। उसके बाद जैसे अगर कोई भी कारीगर होगा या कोई भी विभाग का होगा, अगर वह यहाँ निवास कर रहा है या अपना कोई भी धंधा या कह सकते हैं कोई भी बिज़नेस या कारीगर या कोई भी कार्य कर रहा है तो वहाँ जाके उन्हें दिक्कतें आएँगी, जिससे उनका जो पारिवारिक जीवन है वो काफ़ी कष्टमय होगा। आप कह सकते हैं कि आप एक तरह से कह सकते हैं जनता का जबरन पलायन। यहाँ अगला था जनता का जबरन पलायन, जबरन पलायन, ये आपको बताया था। फिर अगला आपको बताया गया था, एक लास्ट पॉइंट आपको क्या बताया गया था? उन्होंने 2 वर्ष पश्चात पुनः राजधानी पर परिवर्तन कर देते हैं। क्या कहते हैं? अगला ये बताया गया था 2 वर्ष पश्चात पुनः राजधानी परिवर्तन पुनः राजधानी परिवर्तन कर देते हैं। तो जो इनका लक्ष्य था, मतलब कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपने आप को कह सकते हैं अपने साम्राज्य को विस्तार करने में जो योजना बनाई, वो योजना कहीं न कहीं इनके तरफ से वो कह सकते हैं इनके पक्ष में ना जाके इनके विपक्ष में जाती है। इस वजह से ये जो राजधानी परिवर्तन होता है ये विफल हो जाता है। अगर ये सफल हो जाता है, उन्होंने राजधानी परिवर्तन अगर सफल हो जाता है तो ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों भी राज्यों को एक संचालन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और कह सकते हैं दोनों भी राज्य हैं, जो उत्तर भारत के राज्य होते हैं, दक्षिण भारत के राज्य होते हैं, उनका साम्राज्य विस्तार करने में भी काफ़ी अच्छा एक योगदान होता है। कह सकते हैं काफ़ी अच्छे से वे अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते थे। लेकिन विफल हो जाने की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्य उनके हाथों से निकल गए। इस वजह से और साथ ही साथ अगर राजधानी परिवर्तन हो गई होती, जो मंगोल थे उनके आक्रमण से वे बच जाते हैं, ताकि ये उनके राज्य में कह सकते हैं जो क्षति होती वो कम से कम हो सकती थी। इस वजह से देखा जाए तो कोई भी आक्रमण या कह सकते हैं कोई भी साम्राज्य पे आक्रमण करते हुए सीधा राजधानी पे आक्रमण करता है। राजधानी पे अगर वह विजित कर लिया तो लगभग उस सारा राज्य को वे अपने अधीन कर लेते थे। इसी वजह से कोई भी आक्रमण करता था तो सीधा राजधानी पे करता था। ये तो राजधानी पे न करके जो उसके आसपास के क्षेत्र होते थे उन पे कब्जा करते थे। धीरे-धीरे फिर जब उस राज्य के चारों तरफ जैसे आप कह सकते हैं, जैसे जो चाइना है, चाइना भारत को किससे घेर रहा है? स्ट्रिंग पुल चाइना जिस तरह भारत को घेर रहा था, उसी तरह उस जैसे कोई भी राज्य आक्रमण करता था, वे ऐसे करेंगे। पहले आसपास के राज्यों को अपनी तरफ सम्मिलित करेंगे, उसके बाद फिर वे राजधानी पे आक्रमण करते थे। उस तरह अगर ये सफल हो गया था, राजधानी उनका सफल हो जाता, तब ये सब उनको दिक्कतें ना आती। अब हम लोग ये 2 वर्ष पश्चात उन्होंने फिर एक गलती कर देते हैं, उन्होंने 2 वर्ष पश्चात पुनः राजधानी को परिवर्तन कर देते हैं। जब पुनः राजधानी पहले दिल्ली से दौलताबाद ले जाते हैं, फिर 2 वर्ष पश्चात उन्हें दौलताबाद से फिर दिल्ली ले आ जाते हैं।
जिससे जो वहाँ के लोग थे विस्थापन होने में उनको काफ़ी धन खर्च होता है और राजा के भी धन को खर्च होगा। राजा का धन कैसे खर्च होगा? जो होता है जैसे आप कहीं दूसरी जगह राजधानी बना रहे हैं, तो राजधानी बनाने के लिए वहाँ महल होना ज़रूरी है, सभी सुविधाएँ आवश्यकता हैं, क्योंकि राजा अगर राजधानी में ये सब सुविधाएँ नहीं होगी, तो फिर वह राजधानी के लायक नहीं होगा। इसी वजह से काफ़ी धन खर्च होगा, जो राज्य के हित में लगभग नहीं के बराबर होगा। वही धन अगर हम सेना में और किसी क्षेत्र में करेंगे, तो ताकि साम्राज्य काफ़ी अच्छे से संचालन हो गया। इसी वजह से ये कई दिक्कतें थीं। आज इतना ही करते हैं, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे दोआब में कर वृद्धि। क्या करेंगे? कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि दोआब में कर वृद्धि करते हैं, तो उस कर वृद्धि के कारण कह सकते हैं जो राज्य में क्या दिक्कतें आती हैं और उन्होंने फिर इसका क्या समाधान निकालते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।